अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक रिटायर्ड फ़ौजी सिपाही की ज़िंदगी का पुरअसरार और सच्चा वाक़या। मेरी मुलाकात लाहौर से रावलपिंडी बज़रिया ट्रेन के सफ़र के दौरान रिटायर्ड फ़ौजी सिपाही शमशाद हैदर से हुई थी। वो मेरी बगली सीट में बैठे हुए थे। उनसे दौराने गुफ्तगू मैंने उनकी ज़िंदगी का बीता हुआ कोई यादगार वाक़या पूछा तो उन्होंने जो वाक़या सुनाया, आइए वो सुनते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। 1969 में मैं मशरक़ी पाकिस्तान के इलाका सलहट की फ़ौजी बैरक में अपनी फ़ौजी ड्यूटी दिया करता था। दरअसल मेरी पोस्टिंग पहले ढाका में हुई थी, लेकिन मुझे कुछ दिन सलहट ट्रांसफ़र कर दिया गया था। मेरी सलहट फ़ौजी यूनिट नंबर 4 लाइट इन्फेंट्री में पोस्टिंग थी। हमें यहाँ बैरकों में रखा जाता था। यहाँ फ़ौजियों को ताम, क़याम और दीगर सहूलतें भी दी जाती थी। मेरी यूनिट के इंचार्ज कर्नल सराजुद्दीन बंगाली ने हम 100 सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो कोना नाला से लेकर नदी तलक के दरमियान जंगल की घास और दरख्त को काट कर राह गुज़र बनाएं। हम सिपाहियों को 10-10 की टोलियों में तकसीम कर दिया गया था। उसमें मैं भी शामिल था। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि हमें वहाँ के मुकामी बाशिंदों ने ये बताया था कि इस मखसूस इलाके में चुड़ैलों का साया या बसेरा है, इसलिए हम लोग कलमा कुरानी सूरतें पढ़ते हुए यहाँ अपना काम करें, क्योंकि यहाँ गाहे बगाहे बहुत से दिलखराश वाक़यात हुए हैं। सच्ची बात तो ये है, हम नए आने वाले फ़ौजी सिपाही दिली तौर पर यह बात सुनकर बहुत डरे, क्योंकि फ़ौजी ऑर्डर था, उसकी तामील करना हम पर हर हालत में लाजिम थी। बहरहाल हम तकरीबन सिपाहियों ने कोना नाला से नदी के दरमियान का जंगल काटना शुरू कर दिया। उसमें दरख्त कम, लेकिन खुदरो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ, नोकीले पत्तों वाला एक थोर वगैरह था। थोर पौधे में अजीब किस्म के ब्लेड नुमा पत्ते थे। उस पर जब बेध्यानी से किसी हाथ या जिस्म का कोई हिस्सा लगता था तो उसे काटने वाले को यूं लगता था जैसे किसी ने छुरी मार दी हो। हमारी टुकड़ी, जिसमें 12 सिपाही थे, हम लोग कोना नाला के मज़कूरा इलाके में छोटी दरमियानी बुलंद झाड़ियाँ काट रहे थे। मेरे एक साथी सिपाही गुलाम कैसर, जिससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती भी थी, उसने मुझे कहा कि शमशाद, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ कोई और भी है। मैंने उससे पूछा कि ये तुम किस बुनियाद पर कह रहे हो? उसने मुझे सामने बड़े दरख्त की तरफ इशारा करते हुए कहा कि दरख्त को तुम ज़रा गौर से देखो, वहाँ तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है क्या? मैंने जब बगौर उस दरख्त को देखा तो वाकई मुझे भी ये महसूस हुआ कि किसी लंबी सी औरत का उस पर साया हो, और जैसे उस औरत के बाल भी खुले हुए हों, लेकिन वो सिर्फ साया था। फिर यूं हुआ कि वो साया 2 औरतों की शबीह इख्तियार कर गया, यानी पहले से मौजूद साये के साथ एक और औरत जैसे बैठ गई हो। मैं तो बहुत घबरा गया। मैंने वहाँ से अपनी पोजीशन तब्दील की और गुलाम कैसर को कहा कि तुम भी सामने आकर झाड़ियाँ काटो। हमारे पीछे वाली टुकड़ी अपना काम करती हुई आ रही थी। हम ज़रा आगे थे, तकरीबन 30 फुट, लेकिन पीछे आने वाली टुकड़ी वाले सिपाही जब उस जगह पहुंचे जहां हम पहले खड़े थे, तो उनमें से एक बंगाली सिपाही ने हाजाते ज़रूरिया के तहत उस दरख्त के नीचे रफ़ाए हाजत की जहां हमने 2 औरतों के साए देखे थे। वो सिपाही धड़ाम से ज़मीन पर गिरा और उसके मुंह से खून की फुहार निकलनी शुरू हो गई। उसने दरख्त की जानिब अपनी उंगली करते हुए कहा, वो, और फिर मजीद कोई वो और बात नहीं कर पाया। अरे क्या हुआ रफीशा, बोलो तो सही, क्या कह रहे हो? वहां खड़े उसके इंचार्ज ने पूछा, लेकिन उसने उसका कोई जवाब ना दिया, हालांकि वो कुछ अपनी जुबान से कहना चाहता था। वो बेचारा अजीब सी आवाज़ों के साथ दर्दनाक तड़प तड़प कर अचानक मौत का शिकार हुआ। उसके बाद यूनिट इंचार्ज कर्नल सराजुद्दीन ने हमें हुक्म दिया कि फौरी तौर पर इस दरख्त और इसके साथ 3 दरख्तों को काट दो। मेरे एक साथी ने जब नई दरख्त काटने की आरी मुतल्लका दरख्त पर रखी तो दरख्त में इस तरह इर्ताश पैदा हुआ जैसे कि वो लकड़ी का कोई जिंदा जिस्म हो।
उस दरख्त के अंदर से अजीबो गरीब बिल्कुल उस तरह की आवाजें आईं जैसे कोई मरीज चिल्ला रहा हो। दरख्त पर आरी चलाने वाला सिपाही उस चीख से इतना बौखलाया कि उसके हाथ से आरी छूटकर सीधी उसके बाजू पर लगी। उस बेचारे की तो जान सी निकल गई। उधर दरख्त की छाल से सुर्खी माइल मादा सा निकलने लगा और मस्कूरा दरख्त बुरी तरह कपकपाने लगा। इसके साथ साथ हम सिपाहियों ने खुद ये मंजर देखा कि उस दरख्त में से एक बुढ़िया सी औरत का साया उछलकर सामने वाले दरख्त पर चढ़ गया। मैंने तो खैर साया देखा था, लेकिन कुछ सिपाहियों का ख्याल था कि वो बाकायदा किसी बदसूरत क्रिया बुढ़िया औरत की मुकम्मल शक्ल थी। वहाँ मौजूद सारे सिपाहियों के अंदर सरासीमगी और खौफ की कैफियत तारी हो गई थी। उधर हमारे कर्नल कमांडेंट ने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि फटाफट तीनों दरख्तों को काटो। ये भूत प्रेत, चुड़ैलें, ख्याली और तसव्वुराती कहानियों तक महदूद चीज़ें हैं। ये तुम्हारी जहनी जहालत की अक्कासी है। इस बात पर तमाम सिपाहियों ने बाग़ियाना अंदाज में कर्नल कमांडेंट को कहा कि हम इन दरख्तों को नहीं काटेंगे। ये दरख्त आसेबी हैं। इन दरख्तों पर यकीनन जिन्नात का बसेरा है। नहीं काटोगे तो इसका मतलब ये होगा कि तुमने फौजी हुक्म की हुक्म अतूली की है। मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देता हूँ, तुम मेरा हुक्म मानो। तमाम सिपाहियों ने यक ज़बान होकर कहा, नहीं कर्नल, हमें अपनी ज़िंदगी बहुत प्यारी है। इन दरख्तों को काटना जिन्नात से खुली जंग का आगाज़ होगा। कर्नल कमांडेंट ने हम सिपाहियों को दबाने डराने की बहुत कोशिश की कि हम लोग उन तीनों दरख्तों को काट दें। उसने वायरलेस के ज़रिए ब्रिगेडियर कमांडेंट सज्जाद हैदर को कहा कि वो मौके पर आकर बागी सिपाहियों को समझाएं। कुछ वक्त बाद ब्रिगेडियर कमांडेंट सज्जाद हैदर हमारे पास आया। उसने बड़ी सख्ती से कहा कि तुम्हें हर हालत में कोना लाला का इलाका झाड़ियों दरख्तों से साफ करना है। वो बहुत सख्त और कड़वा ऑफिसर था। उसने कर्नल कमांडेंट को हुक्म दिया कि जिन जिन सिपाहियों ने तुम्हारा हुक्म नहीं माना उनके नाम PS नंबर्स मुझे दे दो। मैं आज ही उन्हें स्पेशल मिलिट्री एक्ट के तहत मुअत्तल करवाकर उनका कोर्ट मार्शल करवाता हूँ, और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि ये कभी भी अपनी नौकरियों में बहाल ना होंगे। हम में से एक सिपाही बोला कि अगर हमारी नौकरी ना रही तो क्या हुआ, हम इस तरह जिंदा तो रहेंगे ना, लेकिन हमने तुम्हारा हुक्म अगर मान लिया तो यकीनन हमारी जान अभी चली जाएगी। बकवास बंद करो, कर्नल कमांडेंट ने हमें गुस्से से कहा। तुम इन दरख्तों को काटो। नहीं नहीं, यहाँ यकीनन जिन्नात का बसेरा है, हमने खुद उसकी अलामात देखी हैं। ब्रिगेडियर कमांडेंट सज्जाद हैदर ने गुस्से से मुतल्लका दरख्त पर थूक फेंकते हुए कहा कि मैं इन करामात तोहमात जिन्नात को नहीं मानता। तुम लोग अनपढ़ जाहिल लोगों की तरह बात कर रहे हो, लिहाजा अब मैं टुकड़ी नंबर 13 को हुक्म देता हूँ कि वो ये काम करें। फिर उसने टुकड़ी नंबर 13 के इंचार्ज सूबेदार मेजर अमजद शाह को कहा कि वो इन तीनों दरख्तों को काटे। अमजद शाह ने उसके हुक्म की तामील करते हुए अपने सिपाहियों को मुखातिब करते हुए कहा कि चलो जवानों, दलेरी और दिल को कड़ा करते हुए इन तीनों दरख्तों को काट डालो। यहाँ दिलचस्प बात यह हुई कि उस टुकड़ी के 4 सिपाहियों ने भी उस दरख्त को काटने से इनकार कर दिया। उनके नाम भी हुक्म अदूली के इल्ज़ाम के तहत कोर्ट मार्शल के लिए लिख लिए गए। बहरहाल टुकड़ी नंबर 13 के बकिया सिपाहियों और बजाते खुद सूबेदार मेजर अमजद शाह ने तीनों दरख्तों को स्पेशल खुदकार इलेक्ट्रिक आरे से काटना शुरू कर दिया। फिर मैंने और वहाँ मौजूद सब लोगों ने ये बात महसूस की कि जिन जिन दरख्तों पर इलेक्ट्रिक आरे चल रहे थे वो इस तरह लरजते अंदाज में झूम रहे थे जैसे कि वो तड़प रहे हों। उन दरख्तों से दिलखराश हू जैसी आवाज़ों के साथ छालों से पीला बल्कि सुर्ख माइल मवाद सा आ रहा था। हमने ऐसा कभी न सुना और न देखा था। बजाते खुद ब्रिगेडियर कमांडेंट सज्जाद हैदर ये मंजर देखकर भाग गया था, जबकि कर्नल कमांडेंट बहाना करके वहाँ से ना जाने कहाँ खिसक गया। लेकिन टुकड़ी नंबर 13 के बकिया सिपाही तीनों दरख्तों को बेदर्दी से इलेक्ट्रिक आरे से काटने लगे। हमारी नज़रें मुतल्लका दरख्तों पर थीं जो कि बुरी तरह इधर उधर इस तरह मचल और तड़प रहे थे जैसे कि किसी जानदार के जिस्म पर कोई ज़र्ब लगाई जा रही हो। उन तीनों दरख्तों के अंदर से दिल को चीर देने वाली
چیخیں اور آوازیں ہمارے کانوں کے پردے پھاڑنے لگیں۔ ان درختوں پر موجود تمام پرندے اڑ گئے۔ حالانکہ ہم لوگ سخت بدن مشکلات سہنے والے فوجی تھے، لیکن اس کے باوجود ہم لوگ خود دہل کر رہ گئے۔ ادھر ٹکڑی نمبر 13 کا صوبیدار میجر باروب انداز میں چلاتا رہا، جلدی کرو، جلدی سے کاٹو۔ اس دوران یہ ہوا کہ وہاں اچانک پہلے ہلکی پھر شدید جھکڑ نما آندھی چلنے لگی۔ اس کیفیت سے ہمارے دل مزید ڈولنے لگے۔ اب ٹکڑی نمبر 13 کے جو سپاہی درختوں پر الیکٹرک آرا چلا رہے تھے وہ بھی بھاگ گئے کہ اس دوران وہاں موجود ہم سپاہیوں نے بھاگ کر ایک چھوٹی سی پہاڑی کی آڑ لے لی۔ آندھی رفتہ رفتہ کم ہونے کے بجائے شدید تیز ہواؤں کے جھکڑ میں تبدیل ہو گئی۔ دوسرا درخت جو درمیان میں تھا وہ دھڑام سے زمین پر آ گرا۔ اس کے تلے ٹکڑی نمبر 13 کے 3 سپاہی آ کر کچل گئے کیونکہ درخت بہت بڑا تھا، جبکہ ہماری جانب یہ ہوا کہ ہماری ٹکڑی کے 2 سپاہی نہ جانے کیوں آپس میں الجھ گئے۔ ان میں سے ایک سپاہی نے دوسرے کے سر پر بندوق کا دستہ مار دیا تھا، اور یہ خواہ کا بے سبب جھگڑا تھا۔ بہرحال وہاں شدید آندھی چلی، 3 سپاہی ہلاک اور 2 زخمی ہو گئے۔ تقریباً 20 منٹ مسلسل تیز جھکڑ دھول والی آندھی چلی۔ جب وہ رکی تو کونا لالا سے ندی تک بڑی بھیانک تباہی ہی تباہی تھی۔ وہاں جگہ جگہ درخت، خودرو، شاخیں، پودے اپنی جڑوں سے اکھڑ کر، جبکہ تھور کے نوکیلے پودوں نے بھی ہم سپاہیوں کو بہت تکلیف دی تھی۔ یہ پتے آندھی کے دوران جسم کے جس حصے پر چبھتے تھے وہاں سے خون کا رساؤ رکنے کا نام نہیں لیتا تھا۔ ہمارا بریگیڈیئر کمانڈنٹ سجاد حیدر بگڑتی ہوئی صورتحال کو دیکھ کر وہاں سے اپنی جیپ میں بھاگ گیا تھا، مگر اس کی جیپ چلنا گاؤں کے قریب ایک حادثے کا شکار ہو گئی۔ اس جیپ کی رفتار تیز سے تیز ہوتی گئی اور ڈرائیور سنبھال نہ سکا۔ پھر وہ جیپ تمام سواروں سمیت سیدھا گہری کھائی میں جا گری۔ بعد میں جب ہم فوجیوں کے ساتھ ہونے والا یہ حادثہ مشہور ہوا تو سب سمجھ گئے کہ واقعی کونا لالا کے ارد گرد کے علاقے میں چڑیلوں اور جنات کا بسیرا ہے، تو حکومت نے اس جگہ فوجیوں کے لیے راستہ بنانے کا پروگرام ختم کر دیا۔ تھوڑے عرصے بعد میں نے مقامی لوگوں کی زبانی یہ بھی سنا تھا کہ وہ تینوں درخت جنہیں فوجیوں نے کاٹنے کی کوشش کی تھی، اور ان میں سے درمیان والا درخت جو گرا تھا، اب نہ جانے کیسے پراسرار طور پر وہ درخت سیدھے نارمل پوزیشن میں دوبارہ سے کھڑے ہو گئے تھے۔